प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक कौवा अपनी पत्नी को सुनाता है। कौवा कहता है कि हे प्रिय, प्राचीन समय की बात है जब किसी देश में उदयनगर नाम का एक प्रसिद्ध शहर हुआ करता था। इस शहर में धीरज सेठ नाम के एक धनवान सेठ रहते थे, जिनका केसर का व्यवसाय पूरे देश विदेश में विख्यात था। सेठ जी को केसर की गहरी समझ थी और उनकी केसर की गुणवत्ता इतनी बेहतरीन थी कि लोग इसे मनचाही कीमत पर खरीदने को तैयार रहते थे। व्यापार में मोटा मुनाफा होने के कारण सेठ धीरज सेठ के पास अपार धन संपत्ति इकट्ठा हो गई थी। अपनी इस अपार दौलत के कारण सेठ जी को अपने आप पर घमंड हो गया था। उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने परिवार के लिए एक शानदार 9 मंजिला महलनुमा मकान बनवाया, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। समृद्धि के नशे में चूर सेठ धीरज सेठ को अब यह महसूस होने लगा कि इस पूरी दुनिया में उनके समान धनी और कोई नहीं हो सकता। एक दिन उनके मन में यह जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या उनके जैसा कोई और अमीर व्यक्ति है भी या नहीं। इस बात की परख करने के लिए उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। सेठ जी ने अपने व्यापार के सबसे उत्कृष्ट 100 ऊंटों पर केसर लादकर भेजने का आदेश दिया। उन्होंने ये शर्त रखी कि सभी ऊंटों का केसर केवल एक ही ग्राहक को बेचा जाएगा और उसका भुगतान केवल उसी वर्ष के गड़े हुए सिक्कों में किया जाना चाहिए। हर ऊंट की कीमत 1000 अशर्फियों के बराबर रखी गई थी। सेठ धीरज सेठ के आदमी इन ऊंटों को लेकर देश विदेश के विभिन्न इलाकों में घूमते रहे। उन्होंने हर संभव जगह के अमीरों को केसर बेचने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति न तो इतनी बड़ी मात्रा में केसर खरीदने को तैयार था और न ही एक मुश्त भुगतान करने की शर्त पूरी कर सकता था। इस तरह पूरे 1 साल तक भटकने के बाद आदमी निराश होकर ऊंटों को लेकर उदयनगर लौट आए। इस घटना ने सेठ धीरज सेठ के अभिमान को और अधिक बढ़ा दिया। दौलत और शोहरत कमाने की चाहत में डूबे सेठ धीरज सेठ को इस बात का अंदाजा ही नहीं रहा कि कब उनकी बेटी अनुराधा बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हो गई। सेठानी बार बार उन्हें अपनी बेटी के विवाह की ओर ध्यान देने के लिए कहती थी, लेकिन सेठ जी की नजरों में उनकी बेटी अभी भी एक नादान बच्ची ही बनी हुई थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन जब सेठानी ने अपनी बेटी अनुराधा के विवाह के विषय पर जोर दिया और इस बात पर अड़ गई कि अब अनुराधा के लिए एक योग्य वर ढूंढा जाना चाहिए, तो सेठ धीरज सेठ ने उत्तर दिया, मेरे बराबर धनवान सेठ इस दुनिया में और कोई है ही नहीं जिसके बेटे से अनुराधा का विवाह कराया जा सके। यदि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किसी मुझसे छोटे सेठ के घर भेजा तो मेरी तो जग हसाई हो जाएगी। इस पर सेठानी ने तर्क दिया, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमारी बेटी सारी उम्र कुंवारी ही घर में बैठी रहेगी? क्या आप सचमुच अनुराधा का विवाह नहीं करेंगे? यह सुनकर सेठ जी बोले, अरे मुझे भी इस बात की चिंता है। मैं भी चाहता हूं कि अनुराधा का विवाह हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। सेठानी ने सुझाया, देखिए, रिश्ते अपने आप तय नहीं होते। इन कामों के लिए नाई और ब्राह्मण सबसे अधिक चतुर और अनुभवी माने जाते हैं। आप किसी योग्य नाई और ब्राह्मण को बुलाइए और उन्हें अनुराधा के लिए एक उपयुक्त वर ढूंढने के लिए भेज दीजिए। अगर भगवान की इच्छा होगी तो हमें अनुराधा के लिए एक अच्छा लड़का अवश्य मिल जाएगा। सेठानी की यह सलाह सेठ जी को ठीक लगी। उन्होंने तुरंत ही एक नाई और एक ब्राह्मण को बुलाया और उन्हें अनुराधा के लिए एक योग्य वर खोजने का काम सौंपा। उन्होंने न केवल उनके यात्रा और ठहरने का खर्च दिया, बल्कि सभी साधनों का प्रबंध भी किया। इसके साथ ही उन्हें सख्त हिदायत दी, जब तक मेरी बेटी का रिश्ता तय न हो जाए तब तक वापस मत आना। ध्यान रहे कि मेरी बेटी का विवाह ऐसे सेठ के परिवार में हो जिसके पास 9 मंजिला भव्य मकान हो। लड़का योग्य, चरित्रवान और हमारी बेटी के योग्य होना चाहिए। शुभ मुहूर्त देखकर तिलक और बारात की तैयारी सुनिश्चित होनी चाहिए। नाई और ब्राह्मण सेठ जी की आज्ञा का पालन करने के लिए रवाना हो गए। हालांकि जितना सरल ये कार्य दिखता था, उतना आसान ये था नहीं।
वे देश विदेश के विभिन्न शहरों में घूमने लगे। सबसे पहले ऐसा सेठ ढूंढना मुश्किल था जिसके पास 9 मंजिला मकान हो। यदि कोई ऐसा परिवार मिल भी जाता तो ये आवश्यक नहीं था कि उनके पास विवाह योग्य बेटा हो, और यदि लड़का होता भी तो वो अनुराधा की आयु और विवाह योग्य स्थिति के अनुकूल हो, यह भी तय नहीं था। बहुत से लोग नाई और ब्राह्मण को सलाह देते कि ऐसा असंभव रिश्ता खोजने की बजाय अनुराधा के लिए किसी अच्छे लेकिन सामान्य घर के लड़के का रिश्ता तय कर दो। कुछ ने तो उन्हें लालच भी दिया, लेकिन दोनों ने सेठ धीरज सेठ से की गई अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने से इनकार कर दिया। घूमते घूमते वे रुद्रपुर नामक नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने कई लोगों से पता किया तो जानकारी मिली कि वहां एक 9 मंजिला मकान है। वे उत्सुकता से उस मकान का पता लगाकर पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने मकान को देखा तो वो खंडहर में तब्दील हो चुका था। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि कई वर्षों पहले इस घर के सेठ और सेठानी की मृत्यु हो चुकी है। अब इस मकान में कोई नहीं रहता और इसे लोग नागों का बसेरा मानते हैं। जांच पड़ताल करने पर नाई और ब्राह्मण को यह जानकारी मिली कि इस परिवार के सेठ रमेश के 2 बेटे हैं, जो उनके निधन के बाद अपने चाचा जी के गांव में, जो सूरजपुर के निकट है, जाकर रहने लगे थे। उन दोनों भाइयों में बड़ा बेटा विनायक अब लगभग 22 वर्ष का हो चुका है। ये खबर सुनकर नाई और ब्राह्मण बहुत खुश हो गए। उन्होंने दोनों भाइयों और उनके परिवार की पूरी जानकारी जुटाई और फिर चाचा जी के गांव का पता लगाकर वहां की ओर रवाना हो गए। प्रिय दर्शकों, जब नाई और ब्राह्मण सूरजपुर के पास उस गांव में पहुंचे जहां सेठ रमेश के दोनों बेटे अपने चाचा जी के साथ रहते थे, तो उन्हें पता चला कि विनायक और उसका छोटा भाई खेतों पर गए हुए हैं। चाचा जी ने अतिथियों का स्वागत किया, उन्हें जलपान कराया और फिर खेत पर किसी को खबर भेज दी। कुछ समय बाद चाचा जी, उनका बेटा भोला और सेठ रमेश के दोनों बेटे विनायक और उसके छोटे भाई घर लौट आए। नाई और ब्राह्मण ने चाचा जी से अपने आगमन का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा, हम उदय नगर के प्रसिद्ध और धनी सेठ धीरज सेठ के यहां से आए हैं। हमारा उद्देश्य आपके भांजे विनायक का रिश्ता सेठ धीरज सेठ की इकलौती और योग्य पुत्री अनुराधा के साथ तय करना है। यह सुनकर चाचा जी थोड़ा सोच में पड़ गए और बोले, देखिए, मेरे बहन के दोनों बेटे मेरे अपने बेटे भोला के समान ही हैं। कभी ऐसा समय था जब इनके पिता सेठ रमेश पूरे इलाके के सबसे धनी सेठों में गिने जाते थे, पर अब स्थिति बदल चुकी है। उनके निधन के बाद ये दोनों लड़के मेरे संरक्षण में हैं और मेरी कमाई पर पल रहे हैं। विनायक को तिलक करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। चाचा जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यदि आप मेरे बेटे भोला के साथ अनुराधा का रिश्ता तय करें तो यह सौदा अधिक फायदेमंद होगा। हमारे पास 3000 बीघा उपजाऊ जमीन है जहां खेती बाड़ी होती है। हमारे यहां नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं है। सेठ धीरज सेठ की बेटी हमारे घर में राज करेगी। साथ ही आपको विवाह में भेंट पूजा और उपहारों की भरमार मिलेगी। लेकिन नाई और ब्राह्मण सेठ धीरज सेठ की कसम के पक्के थे। उन्होंने चाचा जी की बातों को ठुकराते हुए कहा, हमारी प्रतिज्ञा हमें केवल विनायक के लिए रिश्ता तय करने की अनुमति देती है। हम सेठ जी के आदेश से बंधे हुए हैं। ये कहते हुए उन्होंने विनायक को तिलक कर दिया और अनुराधा के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया। ब्राह्मण ने उसी समय पंचांग निकालकर विवाह के लिए एक शुभ मुहूर्त भी देख लिया। उन्होंने चाचा जी और विनायक को सूचित किया। चैत्र मास के बाद वैशाख महीने की शुभ अष्टमी को विवाह का सबसे उत्तम मुहूर्त है। उस दिन आप अपनी बारात लेकर सेठ धीरज सेठ की 9 मंजिला हवेली पर उदय नगर पहुंचे। चाचा जी और मामी ने अन्य मन से हामी भर दी। उन्होंने नाई और ब्राह्मण को भोजन करवाया, कुछ दान दक्षिणा दी और विदा कर दिया। नाई और ब्राह्मण ने आपस में ये निर्णय लिया कि वे सेठ धीरज सेठ को रुद्रपुर के सेठ रमेश की मृत्यु और उनके बेटों की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ नहीं बताएंगे।
उन्होंने सोचा, अगर हमने सच्चाई बताई तो सेठ जी नाराज हो जाएंगे और हमें कोई इनाम नहीं मिलेगा। उदयनगर लौटने पर दोनों ने सेठ धीरज सेठ के सामने रुद्रपुर की भव्यता और वहां की आवभगत का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। उन्होंने बताया कि विनायक न केवल गुणवान है, बल्कि सेठ रमेश की 9 मंजिला हवेली भी अभी उसी शान के साथ खड़ी है। ये सब सुनकर सेठ धीरज सेठ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नाई और ब्राह्मण को खूब सारा धन और उपहार देकर मालामाल कर दिया। आखिरकार वे उनकी इकलौती बेटी का रिश्ता एक धनी सेठ के बेटे के साथ तय करके आए थे। रुद्रपुर के सेठ रमेश का नाम सेठ धीरज सेठ के लिए अनजाना नहीं था। वे पहले ही हीरे जवाहरात के व्यापारियों से उनके बारे में सुन चुके थे। हालांकि विवाह की तारीख अभी 6 महीने दूर थी, पर सेठ धीरज सेठ ने तैयारियां तुरंत शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने बारात के ठहरने के लिए एक विशाल भवन को ठीक करवाया और उसमें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई। विवाह से 15 दिन पहले हलवाइयों ने अलग अलग तरह की मिठाइयां, नमकीन और अन्य पकवान बनाना शुरू कर दिया। सेठ धीरज सेठ ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी बेटी का विवाह पूरे इलाके में चर्चा का विषय बने। प्रिय दर्शकों, चाचा जी के घर पर ऐसी शांति पसरी हुई थी मानो कोई बड़ी घटना हुई ही न हो और न ही कुछ होने वाला हो। विवाह के शुभ मुहूर्त में केवल 2 महीने शेष थे, लेकिन वहां कोई तैयारी का माहौल नजर नहीं आ रहा था। एक दिन विनायक ने चाचा जी से कहा, चाचा जी, हमें बारात ले जाने की भी तैयारी करनी चाहिए। उदयनगर बहुत दूर है और वहां पहुंचने में कम से कम 25 से 30 दिन तो लग ही जाएंगे। चाचा जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेटा, मेरा तो बारात के साथ उदयनगर जाना संभव नहीं है। तुम जानते ही हो कि हमारा सारा गुजारा खेती और अनाज के व्यापार से ही चलता है। अब फसल कटाई का समय है और ऐसे समय में हम कहीं भी नहीं जा सकते। हाँ, गांव के लोगों में से जो तुम्हारे साथ जाना चाहे उसे साथ ले जा सकते हो। चाचा जी के शब्दों से विनायक को समझ आ गया कि वो बारात में उसके साथ नहीं जाएंगे। विनायक ने गांव के कुछ लोगों से बात की, लेकिन जब यह बात फैली कि दूल्हे का चाचा जी ही बारात में नहीं जा रहा, तो भला और कौन साथ जाने को तैयार होता। अंततः एक बूढ़े कोचवान ने हामी भरी और अपनी बैलगाड़ी भी तैयार करवा ली। कोचवान के पास केवल एक बैल था, इसलिए दूसरा बैल चाचा जी ने दे दिया, ये सोचकर कि यदि उन्होंने मदद नहीं की तो गांव के लोग आलोचना करेंगे। जब सफर की सारी तैयारी पूरी हो गई तो चाचा जी ने बैलगाड़ी में बैलों के लिए चारा रखवा दिया। उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाते हुए बहू के लिए एक साड़ी और यात्रा के दौरान खाने के लिए चना लड्डू भी साथ में भिजवा दिया। इस प्रकार 3 आदमियों की छोटी सी बारात उदयनगर के लिए निकल पड़ी। अब सवाल यह था कि जब सेठ धीरज सेठ के विशाल 9 मंजिला महल में केवल 3 लोगों की बारात पहुंचेगी तो उनका क्या हाल होगा। अगर सेठ जी को विनायक की असलियत का पता चला तो क्या वह अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करेंगे या फिर बारात को वापस लौटा देंगे। विनायक, उसका छोटा भाई रुद्राक्ष और कोचवान बैलगाड़ी पर बैठकर उदयनगर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में कोचवान ने बैलों को हाँकते हुए विनायक की ओर देखा और कहा, बेटा, सब समय का फेर है। जब समय विपरीत होता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। आज हमें केवल 3 लोगों की बारात के साथ तुम्हारे विवाह के लिए जाना पड़ रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब तुम्हारे पिता सेठ रमेश की बारात पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई थी। उस समय तुम्हारे पिता की बारात जब हमारे गांव आई थी तो आसपास के गांवों में भी तहलका मच गया था। 3 मील पहले ही बैंडबाजों की गूंज से पता चल जाता था कि रुद्रपुर के नगर सेठ की बारात आ रही है। 7 दिनों तक बारात गांव में ठहरी रही और उन दिनों पूरा इलाका मेले जैसा लगने लगा था। बारात की विदाई के समय तुम्हारे दादाजी ने सोने चांदी के सिक्कों की मुट्ठियां लुटाई थी। लोग हैरानी से मुंह खोले देखते रह गए थे। विनायक और रुद्राक्ष दोनों कोचवान की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। रुद्राक्ष ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा चाचा जी,
हमारे दादाजी दिखने में कैसे लगते थे? कोचवान ने जब खुद को चाचा जी कहलाते सुना तो भावुक हो गया। उसने कहा, यही तो संस्कारों का फर्क है। तुम दोनों मुझे चाचा जी कहकर सम्मान देते हो, जबकि तुम्हारे असली चाचा जी का बेटा भोला हमें पैरों की जूती समझता है। यही तुम्हारी विनम्रता है जो मुझे तुम्हारे साथ बारात में जाने के लिए प्रेरित कर रही है। गांव के और भी कई लोग तुम्हारे साथ आना चाहते थे, लेकिन उनके पास अपने रोजगार की मजबूरी है, और फिर तुम्हारे चाचा जी का दबदबा ऐसा है कि कोई उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। विनायक ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, चाचा जी का हमें शरण देना ही हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान है। माता पिता के निधन के बाद उन्होंने हमें अपने घर में पनाह दी। विनायक ने आगे कहा, वैसे मुझे भी ये जानने की बहुत इच्छा है कि हमारे दादाजी कैसे दिखते थे। कोचवान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, आदमी तो क्या, तुम्हारे दादाजी तो सचमुच हीरा थे, और वैसे भी उनका नाम ही सुरेश था। देखने में बिल्कुल तुम्हारी तरह ही कद काठी के थे। बहुत सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व था उनका, बस उम्र और अनुभव का ही अंतर था। मुझे पूरा यकीन है कि जब तुम उनकी आयु में पहुंचोगे तो बिल्कुल अपने दादाजी जैसे ही लगोगे। विनायक ने जब खुद की तुलना अपने दादाजी से सुनी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया और वो उदय नगर की ओर बढ़ते हुए सपनों में खो गया। प्रिय दर्शकों, विनायक, रुद्राक्ष और कोचवान की बैलगाड़ी सूरजपुर से तिलकपुर होते हुए बाहर निकली ही थी कि उन्होंने देखा दो साधु हाथ उठाकर गाड़ी रुकवाने का संकेत दे रहे थे। कोचवान ने विनायक की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो विनायक ने गाड़ी रोकने का इशारा कर दिया। बैलगाड़ी से उतरकर विनायक उन साधुओं के पास गया और उनसे गाड़ी रुकवाने का कारण पूछा। साधुओं में से एक ने बताया, हम दोनों को कुरुक्षेत्र जाना है। यदि आपकी बैलगाड़ी में हमारे बैठने की थोड़ी सी जगह बन सके तो हमारी बड़ी मदद हो जाएगी। विनायक ने उनकी बात सुनकर तुरंत हामी भर दी और कहा, आप हमारी गाड़ी में आराम से बैठ सकते हैं। बैलगाड़ी में थोड़ी जगह बनाकर दोनों साधुओं को आराम से बैठा दिया गया। साधु और कोचवान इस आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हो गए। साधुओं ने विनायक को आशीर्वाद दिया, बेटा, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तुम दोनों भाई बहुत ही संस्कारी परिवार के लगते हो। तुम्हारे भाग्य और लक्षण बताते हैं कि एक दिन तुम बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक बनोगे। विनायक अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा संकोच में आ गया। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और साधुओं, रुद्राक्ष, विनायक और कोचवान के बीच बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया। साधुओं की संगत का ये लाभ हुआ कि उन्हें रात रुकने के लिए कोई ठिकाना ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जहां भी शाम होती वे किसी साधु के डेरे, मठ या आश्रम में ठहर जाते। वहां उन्हें रात का भोजन और सुबह का नाश्ता मिल जाता। साधु लोग यात्रा के लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देते। इस तरह बैलगाड़ी चलते चलते अब कुरुक्षेत्र पहुंच चुकी थी। कुरुक्षेत्र पहुंचने पर साधु दोनों भाइयों से बोले, बेटा, कल अमावस्या है। अमावस्या पर यहाँ के ब्रह्म सरोवर में स्नान और पूजा करने से बहुत पुण्य मिलता है। अब तो शाम हो चुकी है, इसलिए रात हमें यही रुकना ही है। यदि तुम लोग भी सुबह सरोवर में स्नान कर लो तो पुण्य के भागी बनोगे, और यदि भगवान ने चाहा तो हम तुम्हारे विवाह में भी शामिल हो सकते हैं। विवाह के बाद लौटते समय हम कुरुक्षेत्र में रुक जाएंगे। पता नहीं क्यों हमें ये विवाह देखने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। विनायक ने सहर्ष सहमति दे दी। इसके बाद बैलगाड़ी साधुओं के गुरुजी के आश्रम की ओर बढ़ गई। गुरुजी एक तपस्वी और वैरागी व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें गृहस्थ जीवन की भी गहरी समझ थी। गुरुजी ने रुद्राक्ष और विनायक को आशीर्वाद दिया और अपने शिष्यों को उनके रहने और बैलों के लिए चारे की व्यवस्था करने का आदेश दिया। साधुओं ने गुरुजी को दोनों भाइयों का परिचय दिया और उनसे आग्रह किया कि वे बारात में शामिल होने की अनुमति दे। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले,
वैसे तो साधुओं को गृहस्थों के आयोजनों से दूर रहना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सात्विक और धर्मपरायण गृहस्थों की संगत में कोई दोष नहीं है। तुम इन बच्चों के साथ जा सकते हो और विधि पूर्वक विवाह संपन्न कराकर जल्दी लौट आना। साधुओं को बारात में जाने की अनुमति मिलने पर विनायक और रुद्राक्ष बहुत प्रसन्न हुए। अब उनकी लंबी यात्रा अकेली नहीं रह गई थी और बारात भी 3 से बढ़कर 5 लोगों की हो गई थी। सभी ने गुरुजी से विदा ली और बैलगाड़ी में सवार होकर आगे की यात्रा शुरू कर दी। कुरुक्षेत्र में स्नान और पूजा के बाद बैलगाड़ी आगे की ओर बढ़ने लगी। जब वे जम्मू नगर की ओर पहुंचने वाले थे तो बड़े साधु ने कोचवान से कहा, कोचवा जी, आप बैलगाड़ी को नदी किनारे बसे स्वामी नित्यानंद के आश्रम की ओर ले चलिए। आज रात का विश्राम हम वही करेंगे। आगे की यात्रा की योजना भी स्वामी जी के परामर्श के अनुसार बनाई जाएगी। कोचवान ने साधु की बात मानते हुए बैलगाड़ी को आश्रम में जाकर रोक दिया। वहां सभी को भोजन कराया गया और फिर स्वामी जी के सामने ले जाया गया। स्वामी नित्यानंद ने सभी को बैठने का इशारा किया और कहा, गुरुजी का संदेश मुझे मिल चुका है। आगे की यात्रा अब आप आश्रम की बैलगाड़ी में करेंगे। आपके बैल और गाड़ी पहाड़ी रास्तों पर चलने के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी सभी व्यवस्थाओं की जानकारी पंडित जी आपको देंगे। अब आप आराम करें क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है। सभी ने स्वामी जी के निर्देशों का पालन किया और अगले दिन की यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। इस नई व्यवस्था ने विनायक, रुद्राक्ष और कोचवान की सभी चिंताओं को दूर कर दिया। प्रिय दर्शकों, स्वामी जी को प्रणाम करने के बाद सभी लोग बड़ी ही शांति और विनम्रता के साथ उनके कमरे से बाहर आए और अपनी अपनी जगहों पर जाकर विश्राम की तैयारी करने लगे। विनायक और रुद्राक्ष उस आश्रम की सुव्यवस्थित और भव्य व्यवस्था देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे। वे सोचने लगे, हम लोग तो बड़ी तेजी से कुरुक्षेत्र से जम्मू तक आए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पहुंचने से पहले ही गुरुजी का संदेश स्वामी जी तक कैसे पहुंच गया और उन्होंने इतनी तत्परता से सारी व्यवस्थाएं कर दी। सुबह उनके जागने से पहले ही सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। स्वच्छ जल, नाश्ता और बैलगाड़ी तक सब कुछ व्यवस्थित रूप से मौजूद था। सुबह का भोजन करने के बाद सभी ने स्वामी जी को पुनः प्रणाम किया। स्वामी जी ने अपनी ओर से 2 शिष्यों को भेजा जो बैलगाड़ी चलाने और रास्ते में सहायता करने के लिए नियुक्त किए गए थे। अब बैलगाड़ी में कुल 7 लोग सवार थे। धार्मिक और प्रेरणादायक चर्चाओं के साथ उनकी यात्रा आगे बढ़ती रही। उदयनगर पहुंचने से पहले वे प्रसिद्ध विद्वान पंडित विश्वभोला भट्ट के गुरुकुल में पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने राहत की सांस ली क्योंकि अभी भी विवाह के शुभ मुहूर्त में 5 दिन शेष थे। रात भर गुरुकुल में आराम करने के बाद अगली सुबह पंडित जी ने उन्हें बुलाकर विवाह की तैयारियों के बारे में पूछा। पंडित जी ये जानकर हैरान रह गए कि दूल्हे विनायक के पास कोई विशेष तैयारी नहीं थी। न सेहरा था, न विवाह की पोशाक, न बैंड बाजा और उपहार के नाम पर केवल विनायक की मामी द्वारा दी गई एक साड़ी थी। ये देखकर पंडित जी ने सुझाव दिया, आप लोग चिंता मत कीजिए, गुरुकुल की ओर से जितना संभव होगा हम सारी तैयारियां करेंगे। लेकिन विनायक ने बड़ी विनम्रता और आदर के साथ इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वो बोले, पंडित जी, मैं एक गरीब व्यक्ति हूं। यदि सेठ जी मेरी सच्चाई जानने के बाद भी अपनी बेटी का विवाह मुझसे करने का निर्णय लेते हैं तो ये मेरे लिए सच्चा आशीर्वाद होगा। मैं किसी प्रकार का दिखावा नहीं करना चाहता। पंडित जी विनायक की बात सुनकर मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने ये निश्चय किया कि विवाह के लिए कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे। उन्होंने बैलगाड़ी को सजवाया और अन्य तैयारियों में पूरे दिन का समय लगा दिया। इसके बाद पंडित जी ने साधुओं को एक महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने कहा, उदयनगर पहुंचने से पहले रास्ते में एक प्रसिद्ध देवी माता का मंदिर है जो यहां से केवल 2-3 मील की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि जो भी भक्त वहां सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं
कि आप सबसे पहले देवी माता के दर्शन करें और फिर उदयन नगर के लिए प्रस्थान करें। देवी मां का आशीर्वाद जरूर आपके लिए शुभ होगा। ये सुनकर सभी लोग सहमत हो गए और बैलगाड़ी देवी माता के मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर पहुंचकर सभी लोग नीचे उतरे और श्रद्धा पूर्वक देवी माता की पूजा अर्चना की। मंदिर के पंडित जी ने विनायक को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, माता रानी तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करें। तुम्हारा विवाह सुख और शांति के साथ संपन्न होगा। जैसे ही वे सभी लोग पूजा के बाद मंदिर से बाहर निकलने लगे, उनके सामने एक सुंदर युवती खड़ी दिखाई दी। वो युवती पूरी तरह से साज श्रृंगार में सजी हुई थी। उसके साथ एक महिला भी थी, जिसने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? आप यहाँ के निवासी तो नहीं लगते। कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं? रुद्राक्ष ने जवाब दिया, माताजी, ये मेरे बड़े भाई विनायक हैं। हम लोग इनके विवाह के लिए बहुत दूर से यहां आए हैं। महिला ने हंसते हुए कहा, पंडित जी के आशीर्वाद से ये तो पहले ही समझ में आ गया। वैसे आप कहां के रहने वाले हैं और किसके यहां विवाह के लिए जा रहे हैं? इस पर साधु महाराज बोले, देवी, ये लोग रुद्रपुर के निवासी हैं और इस समय उदयन नगर के सेठ धीरज सेठ के यहां जा रहे हैं, क्योंकि इस युवक का विवाह उनकी बेटी अनुराधा के साथ तय हुआ है। साधुओं ने विनायक को आशीर्वाद दिया, बेटा, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तुम दोनों भाई बहुत ही संस्कारी परिवार के लगते हो। तुम्हारे भाग्य और लक्षण बताते हैं कि एक दिन तुम बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक बनोगे। विनायक अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा संकोच में आ गया। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और साधुओं, रुद्राक्ष, विनायक और कोचवान के बीच बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया। साधुओं की संगत का ये लाभ हुआ कि उन्हें रात रुकने के लिए कोई ठिकाना ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जहां भी शाम होती, वे किसी साधु के डेरे, मठ या आश्रम में ठहर जाते। वहां उन्हें रात का भोजन और सुबह का नाश्ता मिल जाता। साधु लोग यात्रा के लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देते। इस तरह बैलगाड़ी चलते चलते अब कुरुक्षेत्र पहुंच चुकी थी। कुरुक्षेत्र पहुंचने पर साधु दोनों भाइयों से बोले, बेटा, कल अमावस्या है। अमावस्या पर यहाँ के ब्रह्म सरोवर में स्नान और पूजा करने से बहुत पुण्य मिलता है। अब तो शाम हो चुकी है, इसलिए रात हमें यही रुकना ही है। यदि तुम लोग भी सुबह सरोवर में स्नान कर लो तो पुण्य के भागी बनोगे, और यदि भगवान ने चाहा तो हम तुम्हारे विवाह में भी शामिल हो सकते हैं। विवाह के बाद लौटते समय हम कुरुक्षेत्र में रुक जाएंगे। पता नहीं क्यों हमें ये विवाह देखने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। विनायक ने सहर्ष सहमति दे दी। इसके बाद बैलगाड़ी साधुओं के गुरुजी के आश्रम की ओर बढ़ गई। गुरुजी एक तपस्वी और वैरागी व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें गृहस्थ जीवन की भी गहरी समझ थी। गुरुजी ने रुद्राक्ष और विनायक को आशीर्वाद दिया और अपने शिष्यों को उनके रहने और बैलों के लिए चारे की व्यवस्था करने का आदेश दिया। साधुओं ने गुरुजी को दोनों भाइयों का परिचय दिया और उनसे आग्रह किया कि वे बारात में शामिल होने की अनुमति दे। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, वैसे तो साधुओं को गृहस्थों के आयोजनों से दूर रहना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सात्विक और धर्मपरायण गृहस्थों की संगत में कोई दोष नहीं है। तुम इन बच्चों के साथ जा सकते हो और विधि पूर्वक विवाह संपन्न कराकर जल्दी लौट आना। साधुओं को बारात में जाने की अनुमति मिलने पर विनायक और रुद्राक्ष बहुत प्रसन्न हुए। अब उनकी लंबी यात्रा अकेली नहीं रह गई थी और बारात भी 3 से बढ़कर 5 लोगों की हो गई थी। सभी ने गुरुजी से विदा ली और बैलगाड़ी में सवार होकर आगे की यात्रा शुरू कर दी। कुरुक्षेत्र में स्नान और पूजा के बाद बैलगाड़ी आगे की ओर बढ़ने लगी। जब वे जम्मू नगर की ओर पहुंचने वाले थे तो बड़े साधु ने कोचवान से कहा, कोचवा जी, आप बैलगाड़ी को नदी किनारे बसे स्वामी नित्यानंद के आश्रम की ओर ले चलिए। आज रात का विश्राम हम वही करेंगे। आगे की यात्रा की योजना भी स्वामी जी के परामर्श के अनुसार बनाई जाएगी। कोचवान ने साधु की बात मानते हुए बैलगाड़ी को आश्रम में जाकर रोक दिया
वहां सभी को भोजन कराया गया और फिर स्वामी जी के सामने ले जाया गया। स्वामी नित्यानंद ने सभी को बैठने का इशारा किया और कहा, गुरुजी का संदेश मुझे मिल चुका है। आगे की यात्रा अब आप आश्रम की बैलगाड़ी में करेंगे। आपके बैल और गाड़ी पहाड़ी रास्तों पर चलने के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी सभी व्यवस्थाओं की जानकारी पंडित जी आपको देंगे। अब आप आराम करें, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है। सभी ने स्वामी जी के निर्देशों का पालन किया और अगले दिन की यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। इस नई व्यवस्था ने विनायक, रुद्राक्ष और कोचवान की सभी चिंताओं को दूर कर दिया। प्रिय दर्शकों, स्वामी जी को प्रणाम करने के बाद सभी लोग बड़ी ही शांति और विनम्रता के साथ उनके कमरे से बाहर आए और अपनी अपनी जगहों पर जाकर विश्राम की तैयारी करने लगे। विनायक और रुद्राक्ष उस आश्रम की सुव्यवस्थित और भव्य व्यवस्था देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे। वे सोचने लगे, हम लोग तो बड़ी तेजी से कुरुक्षेत्र से जम्मू तक आए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पहुंचने से पहले ही गुरुजी का संदेश स्वामी जी तक कैसे पहुंच गया और उन्होंने इतनी तत्परता से सारी व्यवस्थाएं कर दी। सुबह उनके जागने से पहले ही सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। स्वच्छ जल, नाश्ता और बैलगाड़ी तक सब कुछ व्यवस्थित रूप से मौजूद था। सुबह का भोजन करने के बाद सभी ने स्वामी जी को पुनः प्रणाम किया। स्वामी जी ने अपनी ओर से 2 शिष्यों को भेजा, जो बैलगाड़ी चलाने और रास्ते में सहायता करने के लिए नियुक्त किए गए थे। अब बैलगाड़ी में कुल 7 लोग सवार थे। धार्मिक और प्रेरणादायक चर्चाओं के साथ उनकी यात्रा आगे बढ़ती रही। उदयनगर पहुंचने से पहले वे प्रसिद्ध विद्वान पंडित विश्वभोला भट्ट के गुरुकुल में पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि अभी भी विवाह के शुभ मुहूर्त में 5 दिन शेष थे। रात भर गुरुकुल में आराम करने के बाद अगली सुबह पंडित जी ने उन्हें बुलाकर विवाह की तैयारियों के बारे में पूछा। पंडित जी ये जानकर हैरान रह गए कि दूल्हे विनायक के पास कोई विशेष तैयारी नहीं थी। न सेहरा था, न विवाह की पोशाक, न बैंड बाजा, और उपहार के नाम पर केवल विनायक की मामी द्वारा दी गई एक साड़ी थी। ये देखकर पंडित जी ने सुझाव दिया, आप लोग चिंता मत कीजिए, गुरुकुल की ओर से जितना संभव होगा हम सारी तैयारियां करेंगे। लेकिन विनायक ने बड़ी विनम्रता और आदर के साथ इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वो बोले, पंडित जी, मैं एक गरीब व्यक्ति हूं। यदि सेठ जी मेरी सच्चाई जानने के बाद भी अपनी बेटी का विवाह मुझसे करने का निर्णय लेते हैं, तो ये मेरे लिए सच्चा आशीर्वाद होगा। मैं किसी प्रकार का दिखावा नहीं करना चाहता। पंडित जी विनायक की बात सुनकर मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने ये निश्चय किया कि विवाह के लिए कुछ व्यवस्था जरूर करेंगे। उन्होंने बैलगाड़ी को सजवाया और अन्य तैयारियों में पूरे दिन का समय लगा दिया। इसके बाद पंडित जी ने साधुओं को एक महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने कहा, उदयनगर पहुंचने से पहले रास्ते में एक प्रसिद्ध देवी माता का मंदिर है, जो यहां से केवल 2-3 मील की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि जो भी भक्त वहां सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप सबसे पहले देवी माता के दर्शन करें और फिर उदयनगर के लिए प्रस्थान करें। देवी मां का आशीर्वाद जरूर आपके लिए शुभ होगा। ये सुनकर सभी लोग सहमत हो गए और बैलगाड़ी देवी माता के मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर पहुंचकर सभी लोग नीचे उतरे और श्रद्धा पूर्वक देवी माता की पूजा अर्चना की। मंदिर के पंडित जी ने विनायक को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, माता रानी तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करें। तुम्हारा विवाह सुख और शांति के साथ संपन्न होगा। जैसे ही वे सभी लोग पूजा के बाद मंदिर से बाहर निकलने लगे, उनके सामने एक सुंदर युवती खड़ी दिखाई दी। वो युवती पूरी तरह से साज श्रृंगार में सजी हुई थी। उसके साथ एक महिला भी थी, जिसने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? आप यहाँ के निवासी तो नहीं लगते। कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं? रुद्राक्ष ने जवाब दिया, माताजी, ये मेरे बड़े भाई विनायक हैं। हम लोग इनके विवाह के लिए बहुत दूर से यहां आए हैं।
महिला ने हंसते हुए कहा, पंडित जी के आशीर्वाद से ये तो पहले ही समझ में आ गया। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं और किसके यहां विवाह के लिए जा रहे हैं? इस पर साधु महाराज बोले, देवी, ये लोग रुद्रपुर के निवासी हैं और इस समय उदय नगर के सेठ धीरज सेठ के यहां जा रहे हैं, क्योंकि इस युवक का विवाह उनकी बेटी अनुराधा के साथ तय हुआ है। ये सुनकर युवती चौंक गई। वो बोली, अरे ये तो मेरे साथ विवाह करने के लिए आए हैं, लेकिन इनकी बाकी बारात कहां है? उसने विनायक की ओर बड़ी गौर से देखा। पहली ही नजर में विनायक उसे पसंद आ गया। विनायक की सादगी और शिष्टता ने अनुराधा को प्रभावित कर दिया, लेकिन वो सोचने लगी कि ये विवाह आखिर कैसे संपन्न होगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद अनुराधा ने अपनी बुआ जी से आग्रह किया, बुआ जी, आप इनसे पूछिए कि इनकी बारात कहाँ है और क्या इनके पास शादी के लिए कोई खास इंतजाम है। बुआ जी ने विनायक की ओर मुड़कर पूछा, बेटा, तुम्हारी बाकी बारात कहाँ है? और तुम्हारी तो शादी के लिए कोई विशेष तैयारी भी नजर नहीं आ रही। विनायक ने बड़ी सरलता और विनम्रता से उत्तर दिया, माताजी, मेरी बारात में कुल मिलाकर यही 7 लोग हैं। इनमें से 2 साधु महाराज रास्ते में हमसे जुड़े। असल में घर से तो हम केवल 3 लोग ही निकले थे। बुआ जी विनायक की सादगी और सच्चाई को देखकर मुस्कुराईं और कहा, बेटा, तुम्हारी बारात चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, लेकिन तुम्हारी शादी हमारी अनुराधा से होकर ही रहेगी। इसके बाद बुआ जी और अनुराधा के साथ सभी ने मंदिर में पूजा की और वहां से वापस लौट गए। विनायक अपनी छोटी सी बारात के साथ आगे बढ़ गया। उधर सेठ धीरज सेठ ने अपने कुछ आदमियों को यह निर्देश देकर भेजा था कि वे विनायक की बारात के आगमन की सूचना उन्हें तुरंत दे। लेकिन अब शादी में केवल 4 दिन शेष थे और बारात का कोई पता नहीं था। सेठ जी के मन में चिंता बढ़ने लगी। उन्हें लगा कि शायद ब्राह्मण और नाई ने अपना काम ठीक से नहीं किया होगा। उन्होंने तुरंत उन दोनों को बुलाया और पूछा, तुम लोगों ने जो रिश्ता तय किया था वो सच है या नहीं? बारात का अभी तक कोई अतापता क्यों नहीं है? ब्राह्मण और नाई ने शांत स्वर में समझाया, सेठ जी, बारात दूर से आ रही है, इसलिए देर हो रही होगी। आप चिंता न करें, बारात जरूर आएगी। अभी ये बातचीत चल ही रही थी कि एक नौकर दौड़ता हुआ आया और खुशखबरी दी, सेठ जी, बारात आ गई है। ये सुनकर सेठ जी खुशी से झूम उठे और तुरंत पूछा, अरे भाई, बारात में कितने लोग आए हैं? नौकर ने जवाब दिया, सेठ जी, बारात में सिर्फ 7 लोग हैं। सेठ जी को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई और वे तुरंत उस जगह पहुंचे जहां बारात ठहरी थी। वहां जाकर उन्होंने कोचवान से पूछा, भाई, बाकी बारात कहां है और बाकी लोग कब तक पहुंचेंगे? कोचवान ने विनम्रता से नमस्कार करते हुए कहा, सेठ जी, बारात में बस यही 7 लोग हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। फिर कोचवान ने पूरी सच्चाई सेठ जी के सामने रख दी। सच्चाई जानने के बाद सेठ जी गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने ब्राह्मण और नाई को डांटते हुए पूछा, तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? नाई और ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सेठ जी, हमने आपसे कोई झूठ नहीं कहा। विनायक के पिताजी एक धनी सेठ थे। उनकी 9 मंजिला हवेली आज भी है। विनायक हर दृष्टि से आपकी बेटी के योग्य है। आप चाहें तो खुद उसे परख सकते हैं। सेठ जी के मुनीम ने उन्हें समझाया, मालिक, अब बारात को ठहरने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। इसी समय बारात को लौटाना उचित नहीं होगा। मुनीम की बात सुनकर सेठ जी थोड़ा शांत हुए और बारात को ठहरने का प्रबंध कर दिया। लेकिन मन ही मन वे बहुत निराश थे। इस दौरान विनायक और रुद्राक्ष बिल्कुल शांत रहे। वे जानते थे कि उनकी सच्चाई किसी भी समय सामने आ सकती है। जब सेठ जी अपने घर लौटे तो उन्होंने सारी बात अपने परिवार और रिश्तेदारों को बताई। ये सुनकर लड़की के चाचा जी ने कहा, देखिए, लड़का गरीब हो सकता है, लेकिन यदि वो योग्य है तो उसे परखने में कोई बुराई नहीं है। अनुराधा की मां ने सुझाव दिया, अगर वो हमारा घर जमाई बन जाए तो ये और भी अच्छा रहेगा। वर्षों से हमें एक बेटे की कमी खल रही थी, वो भी पूरी हो जाएगी। अगले दिन
सेठ जी अपनी पत्नी और कुछ रिश्तेदारों के साथ जनवासा पहुंचे, जहां बारात ठहरी हुई थी। वहां अनुराधा की मां ने विनायक से कहा, बेटा, तुम गरीब हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी बेटी इस गरीबी में नहीं रह पाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि शादी के बाद तुम हमारे यहां घर जमाई बनकर रहो। विनायक ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, माताजी, मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जीना चाहता हूं। विनायक के इस उत्तर ने सेठ धीरज सेठ को और अधिक निराश कर दिया। वे अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के साथ चुपचाप घर लौट गए। जब अनुराधा को यह बात पता चली कि उसके होने वाले पति ने घर जमाई बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, तो उसके मन में विनायक के प्रति आदर और प्रेम और भी गहरा हो गया। उसने सोचा, ऐसा आत्मसम्मान और स्वाभिमान रखने वाला व्यक्ति ही मेरे लिए उपयुक्त है। प्रिय दर्शकों, जब अनुराधा ने यह देखा कि उसके माता पिता विनायक के साथ उसके विवाह को लेकर उदासीन हैं, तो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने अपनी मां से कहा, मां, यदि मेरी शादी होगी तो वो केवल विनायक से ही होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं सारी उम्र कुंवारी ही रहूंगी। बेटी की इस अडिग जिद के आगे आखिरकार सेठ धीरज सेठ और सेठानी को झुकना पड़ा और उन्होंने इस विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। हालांकि सेठ जी भीतर ही भीतर इस निर्णय से खुश नहीं थे। सेठ धीरज सेठ ने मन ही मन ये तय कर लिया कि शादी के बाद वो अपनी बेटी को किसी प्रकार का दान दहेज नहीं देंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि परिवार का कोई भी सदस्य अनुराधा को कोई उपहार न दे। उन्होंने यहां तक कह दिया, यदि शादी के बाद किसी ने भी अनुराधा को कोई भेंट दी तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगे। शादी के सभी रीति रिवाज विधि पूर्वक पूरे किए गए और विदाई का समय भी आ गया। सेठ जी की कसम के कारण किसी रिश्तेदार ने अनुराधा को कोई उपहार नहीं दिया। अनुराधा को केवल वो साड़ी मिली जो उसकी मामी ने उसे दी थी। अनुराधा इस बात से बहुत आहत हुई। उसने अपनी मां से कहा, मां, तुम मुझे कम से कम 10 रुपए तो दे सकती हो। परंतु मां ने साफ मना कर दिया और कहा, बेटी, मेरे पास तो कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पिता का है और उनकी मर्जी के बिना मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। इस तरह अनुराधा की डोली सादगी से विदा हुई। बारात के साथ आए लोगों को उनकी जगहों पर छोड़कर विनायक, अनुराधा और रुद्राक्ष अपने गांव की ओर रवाना हुए। रास्ते में अनुराधा ने सुझाव दिया, हमें चाचा जी के घर जाना चाहिए। उन्होंने बारात में शिरकत नहीं की और हो सकता है वे इस शादी से खुश न हों। रुद्राक्ष ने भाभी की बात का समर्थन किया, लेकिन कहा, भाभी, हमें चाचा जी के घर नहीं जाना चाहिए। उनका बर्ताव हमारे लिए कभी अच्छा नहीं रहा। हमें सीधे रुद्रपुर में अपनी पुश्तैनी हवेली लौट जाना चाहिए। आखिरकार अपनी पत्नी और भाई की बात मानकर विनायक रुद्रपुर जाने के लिए तैयार हो गया। रुद्रपुर पहुंचकर वे अपनी पुरानी खंडहरनुमा हवेली में पहुंचे। वहां पहुंचकर विनायक ने कोचवान को उसकी मजदूरी दी और उसे विदा किया। इसके बाद सभी ने मिलकर हवेली की सफाई शुरू की और उसे रहने लायक बनाया। सफाई के बाद थकान से चूर वे सभी गहरी नींद में सो गए। रात में विनायक को सपने में उसके पिताजी दिखाई दिए। उन्होंने कहा, बेटा, हवेली के पिछले हिस्से में एक तहखाना है, उसमें मैंने तुम्हारे लिए कुछ उपहार छिपाकर रखे हैं। सुबह होते ही विनायक ने सपने की बात अनुराधा और रुद्राक्ष को बताई। तीनों ने मिलकर तहखाने की तलाश शुरू की। तहखाना खोजने के बाद उन्होंने एक बड़ा संदूक देखा। जब संदूक खोला गया तो वे हैरान रह गए। उसमें लाखों सोने की अशर्फियां और कीमती हीरे जवाहरात भरे हुए थे। ये देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब वे गरीब नहीं रह गए थे। विनायक ने इस धन का उपयोग करके अपना एक नया व्यापार शुरू किया। जल्द ही उसकी मेहनत और कुशलता से वो रुद्रपुर का सबसे धनी सेठ बन गया। उसने अपनी पुरानी खंडहरनुमा हवेली को फिर से भव्य
और आकर्षक बनवाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एक दिन की बात है, जब रुद्रपुर में 100 ऊंटों पर लदे केसर के व्यापारी पहुंचे। वे ऊंची आवाज में लोगों को केसर खरीदने के लिए बुला रहे थे। उनकी शर्त थी कि 100 ऊंटों का सारा केसर एक साथ एक ही व्यक्ति को बेचा जाएगा और भुगतान सोने के सिक्कों में करना होगा। पूरे शहर में कोई भी व्यापारी इस सौदे के लिए तैयार नहीं हुआ। तब एक व्यापारी ने केसर बेचने वालों को सुझाव दिया, आप लोग एक बार 9 मंजिला हवेली के मालिक सेठ विनायक के पास जाइए, शायद वही इतना बड़ा सौदा कर सके। केसर व्यापारी विनायक की भव्य हवेली के सामने पहुंचे और जोर जोर से केसर बेचने की घोषणा करने लगे। विनायक ने पहले तो केसर खरीदने से मना कर दिया, लेकिन अनुराधा ने उसे समझाते हुए कहा, ये ऊंट मेरे पिता द्वारा भेजे गए हैं। उन्हें घमंड है कि इतनी बड़ी मात्रा में केसर कोई एक साथ नहीं खरीद सकता। आपको ये सारा केसर खरीदकर उनके घमंड को तोड़ देना चाहिए। विनायक ने शांत स्वर में जवाब दिया, लेकिन हम इतने सारे केसर का करेंगे क्या? प्रिय दर्शकों, अनुराधा ने अपने पति विनायक की ओर देखते हुए कहा, हमारी हवेली में इतने बड़े पैमाने पर काम चल रहा है, क्यों ना हम इस सारे केसर को चूने और मिट्टी के गारे में मिला दें, ताकि हमारे घर की दीवारें हमेशा केसर की भीनी भीनी खुशबू बिखेरती रहें। विनायक को अपनी पत्नी का यह सुझाव बहुत ही अनूठा और सही लगा। उन्होंने तुरंत ही यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विनायक ने वो पूरा केसर खरीद लिया और इसे चूने और गारे में मिलवा दिया। इसके बाद उन्होंने केसर व्यापारियों को उनके भुगतान के रूप में सोने के सिक्के दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने व्यापारियों का आदर सत्कार भी किया, उन्हें जलपान करवाया और खुशी खुशी विदा किया। जब ये व्यापारी रुद्रपुर से वापस लौटकर अपने असली मालिक सेठ धीरज सेठ के पास पहुंचे तो उन्होंने सारा किस्सा सेठ जी को सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे रुद्रपुर के किसी सेठ ने एक ही बार में इतना बड़ा सौदा कर लिया और सारा केसर खरीदकर अपने घर की दीवारों में इस्तेमाल कर लिया। ये सुनकर सेठ धीरज सेठ हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, इतना बड़ा सेठ कौन हो सकता है? मुझे इस व्यक्ति से जरूर मिलना चाहिए। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकरों से रुद्रपुर के उस सेठ का नाम और पता पूछने की कोशिश की, लेकिन व्यापारियों ने कहा, सेठ जी, हम उस सेठ का नाम और पता नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने हमें इस बारे में किसी को भी जानकारी देने की कसम दिलाई है। सेठ जी ने फिर भी उन्हें मनाने की कोशिश करते हुए कहा, अगर तुम हमें नाम और पता नहीं बता सकते तो कम से कम हमें वहां ले चलो जहां वो रहते हैं। इस बात पर व्यापारी मान गए। सेठ धीरज सेठ ने अपने व्यापार के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए और अपनी जिम्मेदारी अपने मुनीम को सौंप दी। इसके बाद वे अपनी पत्नी और कुछ नौकरों के साथ रुद्रपुर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में पड़ने वाले तीर्थ स्थानों पर रुकते हुए आखिरकार सेठ जी का काफिला रुद्रपुर पहुंचा। उनकी बग्घी एक भव्य और आलीशान 9 मंजिला हवेली के सामने जाकर रुकी। उस हवेली की भव्यता देखकर सेठ धीरज सेठ और सेठानी आश्चर्यचकित रह गए। जैसे ही वे बग्घी से नीचे उतरे, उनकी नजर सामने से आती हुई अनुराधा पर पड़ी। अपनी बेटी को देखकर दोनों की आंखें खुशी से चमक उठीं, लेकिन उनकी पारिवारिक परंपरा के अनुसार वे बेटी के ससुराल में कदम नहीं रख सकते थे। सेठानी ने अनुराधा को पुकारा, लेकिन अनुराधा वही खड़ी रही और आगे नहीं बढ़ी। सेठ धीरज सेठ और सेठानी समझ गए कि उनकी बेटी उनके पुराने बर्ताव के कारण उनसे नाराज है। सेठ जी ने बेटी से कहा, बेटी, हमारी तरफ से एक भेंट स्वीकार कर लो। उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली नौकर के हाथ में देकर अनुराधा के पास भेजी, लेकिन अनुराधा ने भेंट को ठुकरा दिया और दृढ़ स्वर में कहा, यदि मैं इसे स्वीकार करती हूं तो ये मेरे पति का अपमान होगा। शादी के समय आपने उनके साथ जो व्यवहार किया था वो सब मुझे याद है। आपने दहेज में 10 रुपए तक नहीं दिए थे। अब भगवान की कृपा से हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अनुराधा के इन शब्दों को सुनकर सेठ धीरज सेठ और सेठानी फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ।
इतने में विनायक वहां आ पहुंचे। अपने साससुर को रोते हुए देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। जब उन्होंने पूरी बात सुनी तो उन्होंने अनुराधा से कहा, तुम्हें अपने माता पिता से माफी मांगनी चाहिए। अनुराधा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं माफी मांगती हूं, लेकिन मां पिताजी, जो व्यवहार मैंने आपसे किया वो आपसे ही सीखा है। यह सुनकर विनायक ने अनुराधा को समझाया और अपने साससुर से कहा, आप दोनों सिर्फ अनुराधा के माता पिता नहीं हैं, बल्कि मेरे भी माता पिता हैं। आप हमारे घर के अंदर चलिए। पहले तो सेठ जी और सेठानी घर में जाने को तैयार नहीं हुए, लेकिन विनायक के आग्रह पर वे मान गए। 2-3 दिन अपनी बेटी और दामाद के साथ बिताने के बाद वे वापसी के लिए निकले। लौटते समय उन्होंने सूरजपुर और तिलकपुर में भी कुछ दिन बिताए। अपनी बेटी और दामाद को सुखी और संपन्न देखकर सेठ, धीरज सेठ और सेठानी का दिल संतोष और खुशी से भर गया। हालांकि उन्हें अपने पूर्व के व्यवहार पर पछतावा जरूर था, लेकिन विनायक जैसे नेक और स्वाभिमानी व्यक्ति को पाकर वे गर्व महसूस कर रहे थे। तो प्रिय दर्शकों, हमारी आज की ये कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो, आज की ये कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।